बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इस प्रकार की टक्कर में केवल संवेग संरक्षण का नियम जो है लागू होता है, यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। और यहाँ गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जो है अन्य ऊर्जाओं में, जैसे ऊष्मा ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा है, इन अन्य ऊर्जाओं के रूप में जो है क्षय हो जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण नियम से आप m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q। यहाँ जो q है, यहाँ q अन्य प्रकार की ऊर्जा है, और अन्य प्रकार की ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है, कंपन ऊर्जा हो सकती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा के रूप में ये रहता है। तो यहाँ जो है केवल जो है संवेग संरक्षण का नियम जो है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण नियम से m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2। ये तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन ने जो है टक्करों के लिए एक नियम दिया है, उसके अनुसार E इज इक्वल टू E, जो प्रत्यास्थता गुणांक E है, वो उसका जो मान है वो होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। तो ये इसका नियम होता है, न्यूटन का नियम। तो इस नियम के अनुसार जो ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्करों के लिए जो है इस प्रत्यास्थता गुणांक E का मान जो है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए E बराबर कितना होता है, 0 होता है। E का मान कितना होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान, ये प्रत्यास्थता गुणांक, इसका मान जो है 0 होता है। तो जब इसका मान 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, v1, यानी कि v अर्थात टक्कर के पश्चात दोनों कणों का जो वेग है वो क्या होगा, समान होगा। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर की सिचुएशन में जो दोनों पार्टिकल हैं उनके टक्कर के पश्चात जो वेग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे फर्स्ट हम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो है टक्करों को स्टडी करते हैं। इसके बाद हम जो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन्हें स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये लेते हैं हम प्रयोगशाला
शाला निर्देश तंत्र में पूर्ण और प्रत्यास्थ टक्कर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, लेबोरेटरी फ्रेम में। जैसे हमने प्रत्यास्थ टक्करों को सबसे पहले प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में पढ़ा, उसके बाद जो है हमने हमसे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में पढ़ा, इसी तरह जो है हम यहाँ सबसे फर्स्ट प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो है पूर्ण और प्रत्यास्थ टक्करों को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम मान करके चल रहे हैं कि M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं और इनके वेग, ये एक M1 द्रव्यमान का पिंड, ये दूसरा M2 द्रव्यमान का पिंड, और इनके वेग एक डायरेक्शन में u1 वेक्टर और u2 वेक्टर के रूप में है बिफोर इम्पैक्ट, टक्कर से पूर्व। टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल M1 और M2 पार्टिकल जुड़ जाते हैं और V वेक्टर वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी कि M1 प्लस M दोनों पार्टिकल चिपक जाते हैं और इनका जो वेग होता है V वेक्टर होता है आफ्टर इम्पैक्ट। तो ये सिचुएशन है, इसे हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा लिया है कि दो पार्टिकल हैं M1 M2 और इनके टक्कर से पूर्व u1 वेक्टर u2 वेक्टर, टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं और एक दूसरे संपर्क में होते हुए वो गति। तो यहाँ हम सबसे फर्स्ट संवेग संरक्षण नियम से देखते हैं। संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से हाफ M1 u1 वेक्टर प्लस M2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 V वेक्टर के रूप में हमारे पास ये पद बनता है। तो V वेक्टर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। तो V वेक्टर इज इक्वल टू M1 u1 वेक्टर प्लस M2 u2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M। ये हमारे पास V वेक्टर की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड आउट होती है। तो V वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा को हम यहाँ देखते हैं। टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हम देखते हैं। तो इसे हम ले रहे हैं E1 के द्वारा। E1 इज इक्वल टू हाफ M1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 u2 स्क्वायर। ये टक्कर से पूर्व जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इसे हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा, टक्कर के पश्चात हम यहाँ गतिज ऊर्जा देते हैं E2 के रूप में हाफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर के रूप में, क्योंकि यहाँ हमने वेग लिया है V वेक्टर के रूप में। दोनों पार्टिकल जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। तो ये आपके टक्कर के पश्चात गति ऊर्जा। तो समीकरण 1 और समीकरण 1 से जो है समीकरण 3 में हम वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 से समीकरण
3 में मान रखने पर रख दीजिए E2 इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2। V की वैल्यू यहाँ से रखी है, तो देखिए V की वैल्यू रख दी हमने M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। इसका स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया है। तो देखिए E2 इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2, यहाँ है M1 प्लस M2 का स्क्वायर बनेगा, तो एक M1 M2 से एक M1 M2 का पद कैंसिल यहाँ हमारे पास हो जाता है, और यहाँ बनेगा M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये पद यहाँ हमारे पास बनता है, तो इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। तो हमारे पास टक्कर से पूर्व एनर्जी E1 है, टक्कर के पश्चात एनर्जी E2 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ संवेग संरक्षण का नियम तो लागू होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता। उसका रीजन क्योंकि यहाँ जो टक्कर के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा है टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ Q एनर्जी का पद और जुड़ता है टक्कर के पश्चात एनर्जी में। तो वो Q एनर्जी जो है ऊष्मा के रूप में, कंपन के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में किसी भी प्रकार से जो है डिसॉल्व हो सकती है, उत्पादित हो सकती है। तो उस एनर्जी का कितना मान होगा ऊर्जा ह्रास के रूप में, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऊर्जा क्षय कितना होगा उसे हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। कितना ऊर्जा क्षय यहाँ रहता है, उस ऊर्जा क्षय को यहाँ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए ऊर्जा क्षय का मान कितना रहेगा। तो ऊर्जा क्षय डेल्टा E बराबर E1 माइनस E2। सो डेल्टा E इज इक्वल टू E1 ये रही हमारे पास एनर्जी हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/2 को तो हम कॉमन लेंगे, 1/2 यहाँ पूरे करने से कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 ये कॉमन ले लिया मैंने, और M1 M2 यहाँ पूरे करने से मैं एलसीएम ले रहा हूँ M1 प्लस M2। तो M1 U1 स्क्वायर M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 स्क्वायर M1 प्लस M2 माइनस इसका स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस माइनस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर माइनस 2M1 M2 U1 वेक्टर U2 यहाँ ये पद हमारे पास बनता है 1/2। यहाँ M1 M2 U1 स्क्वायर प्लस M1 U2
यहाँ आपके पास जो है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस का 2m1 m2 u1 वेक्टर डॉट u2 वेक्टर के इक्वल बनेगा। m1 प्लस m2 तो यहाँ m1 u1 स्क्वायर से m1 u1 स्क्वायर कैंसिल, m2 u2 स्क्वायर से m2 u2 स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ हमारे पास जो अन्य पद बनेंगे वो इस प्रकार से हैं 1/2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 वहाँ पर भी है, तो m1 m2 को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ बनेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस का 2 u1 वेक्टर डॉट u2 वेक्टर का पद, ये पद यहाँ बनता है। तो इस पद को मैं 1/2 आगे देखिए 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का स्क्वायर के रूप में इसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो ऊर्जा का हाश है, ऊर्जा का क्षय है, कितना होता है, इसके बराबर होता है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पूर्ण अप्रत्यास्थ चक्कर को, ये तो थी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, इसे हम जो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो डेल्टा ई है ऊर्जा हास का मान, वो इतना हमने फाइंड आउट किया, तो इतनी ऊर्जा हास यहाँ रहती है। थैंक यू।